हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा सीडीपी का होगा, यानी कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 1 से 30 तक ये सीडीपी के होंगे। और 2011 का जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैं आज करा रहा हूँ। और इसमें आपको जैसे कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन बन सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा क्या होगा अगर क्वेश्चन में कोई भी आता है इंपॉर्टेंट, और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका कोई भी सजेशन है, सुझाव है तो आप दे सकते हैं कि क्या आगे से चेंजमेंट किया जाए। अगर आप चाहेंगे कि लाइव क्लास आपको मिले तो लाइव भी आपको मिलेगी, और उसके लिए अगर स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। पाठचर्या आप समझ रहे होंगे। पाठचर्या जो होती है जो हमारा सिलेबस होता है, और वो हमारा किस ओर संकेत करता है। पहला हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, यानी कि शिक्षण पद्धति में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है और जो हमारा विषय वस्तु है वो क्या है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी कि संपूर्ण कार्यक्रम क्या चलता है दिन भर, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पीरियड्स होते हैं। और मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि जो मूल्यांकन होता है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठचर्या का मतलब क्या होता है? पाठचर्या का मतलब होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ डेली देख रहे हैं कि पाठ में हमारा क्या चल रहा है। शिक्षा पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, यानी कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी पाठचर्या नहीं है। पाठचर्या का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे दैनिक दिनचर्या होती है, जिसे बोलते हैं दिनचर्या, वैसे हमारी होती है पाठचर्या। यानी कि अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरी क्लास में क्या हो रहा है दिन भर। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, यानी कि विद्यालय में क्या क्या हुआ और विद्यार्थी ने प्रतिदिन जो अनुभव प्राप्त करता है क्लास में क्या क्या चलता है, वो सारी चीज़ें पाठचर्या में शामिल होती हैं। यानी कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा पीरियड, पहले पीरियड में क्या, ये सारा कुछ संपूर्ण जो पूरा कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, सीखता है। तो इसे और पाठ्यक्रम का जो संवर्धन है इस रूप में किया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो जो मानसिक विकास है उनका, वो अच्छे से, यानी कि उनका जो चौमुखी जो विकास है वो हो सके, इस हिसाब से जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल किया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है, तो ये है संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाएं, यानी कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उसमें जो खेल पद्धति होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग, जैसे प्ले ग्रुप वगैरह होते हैं, खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपको सीटेट का जो आपको पेपर सॉल्व करना है, वैसे तो आप डेली ये शेड्यूल बना लीजिए कि आपका, मान लीजिए कि 2.5 घंटे का पेपर है, और जैसे कि 2011 से लेके जो भी 2019 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें सीटेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आपने प्राइमरी डाला है, जूनियर डाला है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक पेपर है तो 2.5 घंटे का ना मान के आप उसको 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम क्या होता है कि प्रेशर आपके पास ज़्यादा होता है, आते हुए क्वेश्चन कई दफ़ा गलत हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा। और इस सॉल्व करने का आपको तरीका मैं आपको बता दूं कि सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। सिंपली हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चा है, बालकों की जो शिक्षा है उसमें शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास और जो वृद्धि है, आपको पढ़ाया था मैंने विकास एवं वृद्धि,
जो विकास एवं वृद्धि है वो दोनों जरूरी हैं। बालक का जो शारीरिक विकास है वो भी ज़रूरी है, समय समय पर उसका शारीरिक विकास भी होता रहता है। तो उसके लिए विकास एवं वृद्धि की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उस पर आधारित होता है। यानी कि विकास और वृद्धि, मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि है वो कुछ समय के लिए होती है और शारीरिक वृद्धि होती है। जो विकास होता है वो मानसिक होता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है अपनाने से जो बच्चों में सक्रियता बढ़ती है, यानी कि सक्रियता, वो एक्टिव रहते हैं। और जब खेल पद्धति, क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी जब होगी तो उसमें एक्टिवनेस आएगी और सक्रियता बढ़ेगी, तो उनका जो मानसिक विकास होगा, साथ ही शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ ही उनका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। आप देखते हैं कि जब आप योगा वगैरह करते हैं तो क्या होता है, उससे जो हमारी मानसिक जो हमारी क्षमता है वो काफ़ी उससे इंक्रीज होती है, काफ़ी वृद्धि होती है। तो खेल पद्धति के शामिल किया जाना क्या है कि बच्चों में जो मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास है वो भी हो, क्योंकि बच्चों में जब एक्टिवनेस आएगा, उनकी सक्रियता बढ़ेगी, तो वो ऑब्वियस पढ़ने के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उस पर लागू की गई है। आपको समझ आ गया कि खेल पद्धति क्यों, आप कैसे टिक करेंगे। खेल पद्धति जो है, खेल पद्धति में क्या होता है, जब बच्चे खेलेंगे तो उसमें शारीरिक विकास तो होगा ही, जब शारीरिक विकास होगा उसके साथ उसका मानसिक विकास भी होगा। तो मानसिक विकास, जब शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों होंगे तो उनसे क्या होगा, बच्चे में सक्रियता बढ़ेगी, एक्टिवनेस, बच्चा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा उसका मानसिक संतुलन सही रहेगा, तो क्या होगा, बच्चा जो होगा वो अधिगम की ओर प्रेरित होगा। ठीक है, तो इसलिए जो निचली कक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों को खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है किस पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि अतीत मतलब क्या होता है, अतीत मतलब होता है पहले, पास्ट। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं, यानी कि अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया होती है किसी को देखकर कुछ करना, अनुक्रिया होती है, ठीक है, फॉलो करना। तो पहले की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि जो उसने पहले सीखा था, पहले देखा था, उसी के आधार पर नई स्थिति में जब नई परिस्थितियां सामने आती हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, सीखने की जो सादृश्यता नियम होता है उस पर, या सीखने का प्रभाव नियम, या सीखने की प्रतिक्रिया की अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम। तत्पर तो हम तभी होंगे ना, उस काम को करने के लिए तत्पर तभी होंगे जब हम उसके प्रति मोटिवेट होंगे। ठीक है, और प्रभाव क्या होता है, सीखने का जो प्रभाव होता है, जैसे कि हमने कुछ भी पीछे हमने सीखा कभी और उसका जो छाप है, उसकी जो छाप है हमारे अंदर उसकी छाप पड़ी और वो चीज़ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, उसका प्रभाव रहता है। तो क्या होता है, सीखने का जो प्रभाव नियम है वो पीछे, यानी कि पहले सीखी गई समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई जो स्थिति आई है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि जो प्रभाव है वो प्रभाव डालता है, तो पिछले सीखे गए या जब कभी पहले सीखा होगा, उसने चीज़ों को देखा होगा, तो उसके आधार पर जो प्रभाव नियम है, वो सीखने का जो प्रभाव नियम है वो नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर दूसरा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, जो डिसलेक्सिया वर्ड है, डिसलेक्सिया जो है एक विकलांगता है, और हम बोल सकते हैं कि डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया एक तरह का जो पठन विकार है, यानी कि इसमें हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को सही से बोल नहीं पाते हैं, उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या अगर हम एक तरह से हम कहें तो जो प्रोनंसिएशन होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया जो है वो प्रोनंसिएशन से संबंधित है, और प्रोनंसिएशन मतलब होता है उच्चारण किसी का करना, किसी वर्ड को हम सही से नहीं बोल पाते हैं। अब जब वर्ड को सही से नहीं बोल पाएंगे तो हम उस चीज़ को सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है पठन विकार से। तो आप इसको याद रखेंगे, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि प्रोनंसिएशन, और प्रोनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, और उच्चारण जब नहीं कर पाएंगे तो पठन विकार होगा, यानी कि पढ़ने में हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक विकार नहीं होगा ये,
और गणितीय विकार भी नहीं होगा, ये होगा पठन विकार, पठन विकार, ठीक है, क्योंकि डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो आंसर हमारा तीसरा सही होगा। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? विशेष जिसे हम लोग बोलते हैं कि वे बच्चे जो सामान्य बच्चों से मतलब कि अलग होते हैं या बोल सकते हैं, तो उनको सामान्य बच्चों से अलग जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष जो हम बोलते हैं आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। उससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ जो शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये ना रहे कि हमारे अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो इसलिए हमें अलग किया गया है। तो उनको अगर सामान्य बच्चों के साथ अगर शिक्षा दी जाएगी तो उनके अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव वाला जो विचार है वो नहीं आएगा। तो उनको जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उनको साथ ही उनको समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। अगला है हमारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यानी कि जो आकलन होता है हमारा उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो जो आकलन होता है वो उसको उपयोगी और रोचक बनाना है। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों को उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्याओं के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना। तो देखिए उसने कहा है कि किस चीज़ के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए, यानी कि अवेयरनेस की बात की गई है। यहाँ पर अवेयरनेस की बात की गई है कि हमें सचेत रहना चाहिए, वार्निंग, यानी कि हमें उसको नहीं करना है, ठीक है। अवेयरनेस यहाँ पे बताया है। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। विद्यार्थियों की बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें बच्चों में भेदभाव आ जाता है कि बच्चे ये बुद्धिमान हैं, ये औसत हैं और ये शिक्षार्थी हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि नहीं, ये तो बुद्धिमान है और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आकलन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी है कि किसी को आप क्लास में बुद्धिमान बता रहे हैं। साथ ही शैक्षिक और सह शैक्षिक सॉरी सचेत रहना चाहिए। तो जो हमारा ये है इसका जो आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर होगा, विद्यार्थियों की बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों को उपाधि हम नहीं दे सकते हैं, उपाधियों वगैरह को वर्जित किया गया है, तो उपाधि हम नहीं दे सकते हैं। साथ ही अलग अलग विद्यार्थियों में हम तुलना कर सकते हैं, तुलना हम कर सकते हैं कि ये बच्चा इसके बराबर है, ये इसके बराबर पढ़ने में तेज है, ए है, बी है, इनमें काफ़ी समानता है, ये हम तुलना कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम उपाधि नहीं दे सकते हैं। अगला है हमारा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक विचार, जो क्रिएटिव, जिनके थॉट्स क्रिएटिविटी से भरपूर होते हैं, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो ये तो इसका आंसर तो आप देखते ही टिक कर देंगे कि जो आपस में झगड़ेंगे वो प्रतिभाशाली कैसे हो सकते हैं। सृजनात्मक, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, कुछ नया करने की सोच होगी, कुछ नए विचार होंगे, वो कैसे होंगे? वो प्रतिभाशाली होंगे। अभिव्यक्ति, जो उनकी अभिव्यक्ति में नवीनता, उनके विचारों में नवीनता होगी, वो कैसे होंगे? प्रतिभाशाली होंगे। जिज्ञासा, जिनके अंदर जानने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, वो कैसे होंगे? वो प्रतिभाशाली होंगे, वो नई नई चीज़ों को जानने के इच्छुक होंगे। तो जो दूसरों के साथ झगड़ेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो क्या होंगे? प्रतिभाशाली नहीं होंगे। अगला है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय क्या है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो ये है जो, जैसे कि हमारे जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो हैं, जीन पियाजे, ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जीन पियाजे। और इन्होंने कहा था कि
जो विचार हैं, जिन विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऐसा, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को, क्योंकि जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने विकसित करी थी? जीन पियाजे ने। और उन्होंने बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी जो समझ है उसका सृजन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसको याद रखें। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है किसको? विद्यालय हर समय बच्चों को खुद बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है। तो अगर कोई बच्चा घर में ज़्यादा बात नहीं करता है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करता है, तो इसका मतलब है कि उसके विचारों को घर में मान्यता नहीं मिलती है। वो जो भी बोलता है तो घर वाले सोचते हैं अरे बकवास है सब, क्या बोलती रहती है दिन भर। तो क्या है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन स्कूल में जो उसके फ्रेंड्स होंगे वो उसकी सुनते होंगे, उसकी बात कहीं ना कहीं समझते होंगे, तो इसलिए वो विद्यालय में काफ़ी बातें करती है। और ये दर्शाता है कि जो उसके विचार हैं उसको विद्यालय में काफ़ी मान्यता मिलती है। जो टीचर्स हैं वो भी उसकी बातें सुनते हैं और वो उनसे कन्वर्सेशन आसानी से कर पाती है, अपने थॉट्स को शेयर कर पाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं, उसकी क्षमता कैसी है और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? शिक्षा समाज शास्त्र को, सामाजिक दर्शन को, मीडिया मनोविज्ञान को या शिक्षा मनोविज्ञान को। तो एक शिक्षक है और एक बालक है। शिक्षक बालक का जो संबंध होगा वो किससे होगा? वो शिक्षा से होगा। और जब शिक्षा से होगा तो बालक की मानसिक अवधारणाओं को समझ पाएगा आसानी से, यानी कि जो शिक्षक होगा वो उसकी क्षमताओं को आसानी से समझ पाएगा कि बच्चे की जो क्षमताओं का विकास है वो कहाँ तक हो चुका है और बच्चा किस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। ये सारी चीज़ें आती हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसे कहते हैं जो एजुकेशन यानी कि जो साइकोलॉजी है, एक बच्चे की साइकोलॉजी को शिक्षक जो है वो आसानी से समझ सकता है, आसानी से उसको पढ़ सकता है। तो ये किस उद्देश्य के साथ संबंध है? ये है शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा हमारी जो मोटिवेशन हमारा है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। हम मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं खुद से। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। जो उनकी स्मरण शक्ति है पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक नई दिशा सोचने के बारे में योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अच्छा ये बताइए, जब आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, आप खुद से मोटिवेट होते हैं, तो क्या करते हैं? आप नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति जो होती है वो पैना बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है। स्मरण शक्ति मोटिवेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, यानी कि अभिप्रेरणा, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आप खुद से आप महसूस करिए, इसको फील करिए कि जब आप मोटिवेट होते हैं तब क्या होता है? तब आपसे कोई कुछ नहीं कहता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो। आप अगर सेल्फ मोटिवेट हैं, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो खुद से आपको पता होता है कि मुझे पढ़ना है और क्या करना है। तो अगर बच्चा खुद से मोटिवेट है, अगर उसको अभिप्रेरित है, तो क्या होगा? जो भी वो सीखेगा, सीखने के प्रति रुचि का विकास होगा, यानी कि आसानी से सीखने की जो रुचि होगी, लगन होगी, उसका क्या होगा? विकास होगा और आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। तो मोटिवेशन में क्या होती हैं? जो चीज़ें हैं आसानी से हमें रुचि पैदा कर देती हैं, इंटरेस्ट पैदा कर देती हैं, जिससे हम क्या होता है? एक विकास होता है, रुचि का विकास होता है, जिससे हम आसानी से चीज़ों को क्या कर पाते हैं? सीख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। अगला है, सीखना समृद्ध हो सकता है। जो सीखना है, लर्निंग जो है वो क्या हो सकती है? समृद्ध हो सकती है, प्रॉस्पर हो सकता है, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और
विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना, मान लीजिए कोई चीज़ है और हम लोग सीखते हैं, सीखना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं या बच्चों को कुछ भी ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं। सीखना समृद्ध कैसे, वो आसानी से कैसे सीख पाएगा? अगर हम कोई एप्पल है, एप्पल का अगर हम फिगर बना दें या एप्पल को हम सामने दिखा दें और कि उसको वास्तविक दुनिया से, उसके वास्तविक उदाहरण से, जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे उदाहरण होते हैं उनसे अगर उसको हम जोड़ दें और कक्षा में ला के अगर हम सिखा दें एप्पल को, तो वो आसानी से समझ जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा और वो हमेशा उसको याद रहेगा। तो अगर हम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएं, जिससे विद्यार्थी क्या होगा, एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि अच्छा ये है, और सीखने के बाद भी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। तो इससे क्या होगा कि शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है अगर वास्तविक जीवन से जोड़ दें, वास्तविक जीवन के उदाहरणों को कक्षा में शामिल कर दिया जाए। तो क्या होगा, सीखना जो होगा वो हो सकता है समृद्ध। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता, जो सीखने की क्रिया की जो विशेषता है वो नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी विकास होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन शैक्षिक संस्थान, क्या आप जानते हैं स्कूल होता है, वहीं से बच्चे सीखते हैं। जो चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ पर होता है? केवल स्कूल में होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बालक का अधिगम होता है, शुरुआती अधिगम कहाँ होता है? उसका जो परिवार होता है, अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से सीखना शुरू करता है। सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से, फैमिली से। तो शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान नहीं है जहाँ से अधिगम प्राप्त होता है, क्योंकि बालक अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, वातावरण से, सारी चीज़ें, यानी कि शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये हमारा कौन सा नहीं है? तो हमारा ए नंबर, हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप ये चीज़, एक चीज़ जो है, आप इसको बहुत ज़्यादा गौर करें कि एग्ज़ाम में हमारा जो नहीं वाला है, नहीं लिख के आता है, ये हमें एग्ज़ाम में दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि जो नहीं है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एग्ज़ाम में। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी के चक्कर में गलत हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यानी कि कक्षा 5 में अगर कोई छात्र पढ़ रहा है और वो दृष्टिबाधित है तो उसको निचले का स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा देनी चाहिए। उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो हमारे दृष्टिबाधित होते हैं या जो हमारे जिससे बोलते हैं हैंडीकैप होते हैं, उन्हें, इन बच्चों के साथ, क्योंकि अब क्या है, समावेशी शिक्षा की नीति लागू की गई है, आपको पता है। तो उसमें क्या है कि जो हमारे दृष्टिबाधित या विशेष बच्चे हैं उनको क्या है, सामान्य बच्चों के साथ शामिल किया जाता है। उनके सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में उनको एक साथ शिक्षण दिया जाता है। तो उनके साथ किसी भी तरह का असमान व्यवहार नहीं, सामान्य रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे सामान्य बालकों के साथ किया जाता है। और उनको श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो जो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर किसी भी तरह का ये ना रहे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहीं भी बच्चों के अंदर ये मन में नहीं आना चाहिए। तो इसका 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। और अगला हमारा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो पहला हमारा है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता।
तो जो प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक होता है, उनमें से निम्न में किस सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने में उत्सुकता, यानी कि वो एक्साइटेड क्यूरोसिटी है कि नहीं है, उत्सुक है कि नहीं है। धैर्य और दृढ़ता, यानी कि धैर्य, पेशेंस जो है वो जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो बालक जो निचली क्लास के बालक होते हैं, बेसिकली जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ समझा रहे होंगे, जब कोई चीज़ आप बच्चों को समझा रहे होंगे और एक बार में नहीं समझेंगे तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है आप, क्योंकि आप उसको खुद से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, उनकी जो मानसिक क्षमता है वो अलग हो सकती है। दूसरे बच्चे से जो व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे बोलते हैं वो दूसरे बच्चे से अलग हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर में सीखता है। तो ऐसा नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उसको सिखाने में पेशेंस और दृढ़ता, एक मजबूती होनी चाहिए। नहीं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसको धैर्य रखना होगा और उसको दृढ़ता। अब देखिए आपको क्वेश्चन करने का तरीका कैसे आपको करना है कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो हमें यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिंपली आंसर टिक करना है और हमें नंबर गेन करने हैं और हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हमें जो चीज़ आंसर में हमें देखने हैं कि आंसर हमें कौन सा टिक करना है, जो चीज़ बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा हो और बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो वही चीज़। तो यहाँ पर क्या हो, धैर्य और दृढ़ता। अगर हम धैर्य से पढ़ाएंगे, पेशेंस से पढ़ाएंगे, दृढ़ता से पढ़ाएंगे तो बच्चे को आसानी से सीख पाएगा बच्चा। और अगर हम ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाएंगे, उसको समझ में आए ना आए, पेशेंस नहीं होगा और हमारे अंदर अगर धैर्य नहीं होगा तो हम कैसे सिखा पाएंगे बच्चों को, क्योंकि हम अपनी क्षमता के अनुसार उसको नहीं देख सकते ना। हमारी क्षमता अलग है, या किसी दूसरे बच्चे से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक बच्चा है मंदबुद्धि बच्चा है और एक है प्रतिभाशाली बच्चा है, उन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी सीखने की क्षमताओं में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। अगला है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यानी कि वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक, यानी कि उसको लॉजिकली, या हम बोल सकते हैं कि एप्टीट्यूड या रीजनिंग, तार्किक तर्क कर लेता है वस्तुओं व घटनाओं में, उन दोनों के डिफरेंस कर लेता है, उनके बारे में चिंतन कर लेता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था होती है, पहला हमारा लिखा है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हमारा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद हमारा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बालकों में जो वृद्धि के क्रमिक का विकास होता है वो 4 अवस्थाएं किसने दी थी? जो 4 अवस्थाओं का, इन 4 अवस्थाओं का विकास किया था जीन पियाजे ने किया था। और उन्होंने बताया कि जो इंद्रिय जनित अवस्था होती है जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, जो इंद्रिय जनित होती है जिसे इंद्रिय जनित, जिसे हम 0 से 2 वर्ष तक मानते हैं, जिसे सेंसरी मोटर भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7। पूर्व संक्रियात्मक के बाद हमारा लिखा हुआ है जो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक होता है, अमूर्त संक्रियात्मक हमारा होता है उसे बोलते हैं 7 से 11। यानी कि जो अमूर्त होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी एज होती है 7 से 11 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है, जिसे मूर्त भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉरी। तो इसकी होती है हमारी 7 से 11 होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज। और जो हमारा 11 वर्ष से आगे बोलते हैं उसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से आगे जिसे बोलते हैं। तो उनको पहचानने में, उनकी क्षमताओं का विकास करने में चिंतन कब प्रारंभ हो जाता है, कब तर्क संगत हो जाता है? जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाएगा तब लगभग वो 5th या 6th क्लास में हो जाता है। और इस समय बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में चिंतन सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो उनका जो सोच है उनकी विकसित हो जाती है, उनकी सोच के जो विकास का क्रम है वो काफ़ी आगे तक विकास हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि संवेदिक प्रेरक कौन कौन सी अवस्था होती हैं और कौन कौन से कितने साल तक होती हैं और किस अवस्था में। हालांकि अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, पूरा क्लियर बता दूंगा। CDP का जो वीडियो लेक्चर आपके पास आ ही रहा है, वहाँ आपके पास पहुँच रहे होंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस करें और उनमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं।
अगला हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, ये सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? आप देखते हैं कि जो शिक्षक होता है लोकतांत्रिक स्वभाव होता है, बाल केंद्रित स्वभाव होता है, यानी कि एक बालकों को छूट देता है और वो कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देता है। और कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ साथ में पढ़ते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। अगर कोई अभिभावक ऐसा अचानक क्लास में आता है और ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको पसंद नहीं आती हैं, तो इससे जो निपटने का, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का जो अनुभाग है वो बदल दें, या अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो आप इनमें समझ रहे होंगे कि जो पॉजिटिव आंसर है वो कौन सा है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक को डायरेक्ट प्रधानाचार्य से नहीं, उस शिक्षक से ही। मान लीजिए आपने देखा होगा कि आप स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है आपकी क्लास में और वो सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा रहा है, अगर आपका उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या करते हैं, सीधे प्रिंसिपल से आप जाके शिकायत कर देते हैं। अगर आप उस शिक्षक से आप एक बार बोलेंगे कि सर हमें पढ़ाई या फिर जो भी है समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो शिक्षक हो सकता है उसको सही करे। लेकिन अगर आप एक बार डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल से आप उसकी शिकायत करेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि बच्चे को अनुभाग बदल दें। ऐसा ये एक नेगेटिव आंसर है, क्योंकि उसमें अनुभाग बदलने से बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और अनुभाग बदलने से अगर बच्चा ऐसा करता है तो अनुभाग बदलने से उसकी जो क्रियाकलाप है उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक करने दे रहा है या शिक्षक जो भी चीज़ें लोकतांत्रिक स्वभाव का है, अगर वो उनको अनुमति देता है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और फिर भी अगर उनको कुछ बातचीत करने की शिक्षक के साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों आप इस टाइप का जो तरीका है वो अपना रहे हैं। तो थर्ड नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है। सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसने बढ़ावा दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको याद है, मैंने जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन CDP के 1 लाइनर, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं और उसमें मैंने बताया हुआ है कि सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने दिया है। पहला है गेस्टाल्टवादी, दूसरा है पावलोव, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है वाइगोस्की। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक ने दिया था। और अगर गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक, इनकी अगर बात करें, गेस्टाल्टवादी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हो कौन कौन से हैं, तो वो हैं एक तो कर्ट लेविन और एक कोफा। दो का नाम आता है। जो गेस्टाल्टवादी अगर वैज्ञानिक की बात करें तो एक तो हमारे हैं कर्ट लेविन और एक है हमारे कोफा। और जो हमारा गेस्टाल्ट वर्ड है, गेस्टाल्ट जो हमारा वर्ड है, ये किसका वर्ड है? गेस्टाल्ट जो वर्ड है हमारा जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक आकृति। आकृति जिसे बोलते हैं, पूर्ण आकृति बोलते हैं। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण आकृति या समग्रता भी होता है। तो गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्ट, अगर यहीं पर हम बात करें, गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था कोहलर ने। और कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनकी पहचान की गई है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के जो बौद्धिक विकास है उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने। और इस जस्ट अभी पहले मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी थी। संवेदी प्रेरक, औपचारिक, पूर्व संक्रात्मक, मूर्त अवस्था या अमूर्त जिसे बोलते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि बच्चे जो अपने समवयस्क होते हैं,
जो उनके समान जो वयस्क होते हैं बच्चे, उनके साथ एक ग्रुप बना के चलने लगते हैं, सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं, एक सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो हमारी 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है, जो किशोरावस्था की उम्र होती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था में, जो प्रौढ़ावस्था के बीच की आयु होती है, ये बाल्यावस्था और जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके बीच की आयु होती है 12 से 18, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि विकास एवं समायोजन होता है, और जिसे विकास एवं समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। विकास और जो समायोजन होता है इसकी अवस्था भी कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो विकास का समायोजन होता है सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें कई सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि इधर उधर घूमना और ग्रुप के साथ, ग्रुप में एक्टिव रहना, ग्रुप बना के चलना। तो ये जो किशोरावस्था वाली उम्र होती है काफ़ी ज़्यादा ग्रुप वाली एज होती है, कह सकते हैं हम। तो 12 से 18 इसकी उम्र होती है, 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है वो हमारा किशोरावस्था होता है, और ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल होता है जो किशोरावस्था होता है। अगला हमारा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका है, किस टाइप की भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस टाइप की भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ। तो देखिए नकारात्मक तो नहीं, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे तो माता पिता को नकारात्मक अगर भूमिका निभाएंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, सीखेगा ही नहीं। और अग्रोन्मुखी क्या होता है? अग्रोन्मुखी मतलब होता है उनको एक यानी कि सुविधा प्रदाता बोल सकते हैं, उनको सीखने के लिए उत्साहित करना। तो माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किसका है? जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। पहला है अंतर संबंध, यानी कि एक दूसरे से संबंध का सिद्धांत है। निरंतरता, यानी कि जिसे बोलते हैं लगातार। एकीकरण और अंतःक्रिया। तो क्या होता है विकास? मैंने आपको बताया था, जब विकास और वृद्धि आपको मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, और वृद्धि क्या है? वृद्धि एक सीमित समय तक रहती है। जीवन पर्यंत कैसा होता है? क्योंकि विकास क्या होता है? जो हमारा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास क्या होता है? कोई चीज़ हम सीखेंगे, और कहते हैं ना कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सीखना किससे संबंधित है? मानसिक विकास है ये। तो जब भी चीज़ हम नई चीज़ों को सीखते रहते हैं तो हमारी जो मानसिक विकास है वो होता रहता है। तो मानसिक विकास हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमारे पूरे जीवन भर चलती रहती है। और निरंतरता यानी कि लगातार चलती रहती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये हमारी निरंतरता विकास का सिद्धांत है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सभागार या घर। तो संज्ञानात्मक विकास कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? जो खेल का मैदान होता है वो शारीरिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित होता है, और जो हमारा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होता है वो किससे संबंधित होता है? तो जो खेल का मैदान होता है, खेल का मैदान हमारा संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें बच्चे सामाजिक और शारीरिक विकास को एक दूसरे से, भाषाई एवं मानसिक विकास से एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो घर का संबंध है वो बच्चों के सामूहिक और जो सामाजिक विकास है उससे लिया गया है। और जो विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है वो सॉरी इसका आंसर हमारा होगा खेल का मैदान नहीं होगा, इसका होगा हमारा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात की गई है, तो कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो हमारा कहाँ पर होगा? विद्यालय में। और जो कक्षा का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो वहाँ का पर्यावरण होगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? वो होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण पर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी कि अगर बच्चा बुद्धिमान होगा
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। एक बच्चा है और वो अब नई क्लास में आया, एट्थ क्लास में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा, 9th क्लास में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन किया और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है एकदम। तो क्या होगा, अगर बच्चा बुद्धिमान है तो आसानी से ढाल लेगा, नए मित्र बना लेगा। अमूर्त रूप से सोचता है यानी कि एक नए तरीके से सोच सकता है, और ब्रॉड माइंडेड है यानी कि एक कई तरीके से सोच सकता है, और प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण कर सकता है यानी कि फ्लुएंटली बोल सकता है, संप्रेषण कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो रटता कौन है? रटने से क्या होगा, रटने से चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसी चीज़ों को समझ लें और अपनी भाषा में लिख दें, अपनी भाषा में बता दें, तो क्या होगा, जो बुद्धिमान बच्चा होगा उसको रटेगा नहीं, उसको समझ लेगा और अपनी भाषा में उसको किसी को बता देगा या लिख देगा। तो क्या होगा, ये हमारे बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित बच्चे का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी रहना। अगर आप डेली कक्षा में उपस्थित रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अभिप्रेरित हैं, सेल्फ मोटिवेट हैं। हो सकता है कि आप घर से भी आपको प्रेशर हो कि डेली आपको स्कूल जाना है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य यानी कि उपचार किया गया हो, उपचारात्मक कार्य दिया गया हो, तभी सेल्फ मोटिवेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, एक चैप्टर पढ़ा दिया गया, शिक्षक ने चैप्टर पढ़ा दिया और उसमें क्या है कि बच्चे अगर सेल्फ मोटिवेट हैं, खुद से मोटिवेट हैं, अगर उनके अंदर पढ़ने की ललक है, मोटिवेट हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, तो क्या होंगे, वो खुद से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और इस पर शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो भी उनको सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अगर बच्चों ने प्रश्न पूछा और शिक्षक ने कह दिया चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो ये डांट दिया, तो फिर बच्चे क्या होंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाएंगे और वो दोबारा से कभी भी प्रश्न पूछने की तरफ बढ़ेंगे नहीं। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना क्या है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और कक्षा में एकदम खामोशी कब होगी, जब शिक्षक को क्या होंगे, जो बच्चे होंगे वो शिक्षक का एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करेगा और दबदबा बना के रखेगा, सर्वे सर्वा वही होगा, जो भी कुछ होगा, कुछ भी बच्चे पूछ नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, बच्चे ऑब्वियस प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। अगला है मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? बोध यानी कि जिसे बोलते हैं समझ बढ़ाने की तकनीक से। जो मन का मानचित्रण, जिसे मैपिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, या हम बोल सकते हैं साहसिक कार्यों के क्रिया नियोजन से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो मन का मानचित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन से संबंधित है, यानी कि जो क्रियाशीलता होती है और उसका अनुसंधान यानी कि रिसर्च करते हैं कि मन की क्रियाशीलता, उसकी एक्टिवनेस। तो जो मन का मानचित्रण है, मैपिंग है, किससे संबंधित है? मन का क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करना, एड्रेसिंग करना, उनको बताना। एड्रेसिंग करना क्या होता है? संबोधित करना किसी को। अक्षमता के अनुरूप जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का उपयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन जो पद्धति का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी जो समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनकी अक्षमता के अनुरूप, यानी कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उनकी जो क्षमता है यानी कि अक्षम है, जहाँ पर जो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ये क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। जैसे कि कोई बच्चा
2 × 2 4 नहीं कर पा रहा, तो उसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। एक्चुअली उसको पता है कि 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको पता है। अगर आपको उसकी अक्षमता को पता है तो उसको आप दूसरा तरीका बता सकते हैं कि बेटा आप कैसे करेंगे 2 × 2, यानी कि 2 + 2 ऐड करना है, यानी कि अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके आप उसको बता सकते हैं। तो हमारा 1 नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। यानी कि अमूर्त संकल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं। पियाजे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, तो पियाजे की जितनी भी 4 अवस्थाएं हैं आप उनको रट लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और किस अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है, उनकी एज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 0 से 2, या पूर्व जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोलते हैं 2 से 7 वर्ष तक। तो क्या होता है जब बच्चा अमूर्त क्या होता है, अमूर्त जो बोलते हैं, अमूर्त संकल्पनाओं पर जब चिंतन करेगा, औपचारिक को ही क्या बोलते हैं, अमूर्त। ठीक है, मूर्त क्या होता है 7 से 11, अमूर्त होता है 11 से ऊपर, यानी कि 11 से 18 तक बोलते हैं। ये 11 से आप ऊपर याद रखिए। तो 11 से ऊपर जो होती हैं वो क्या होती हैं, औपचारिक होती हैं, और जिसे अमूर्त भी बोलते हैं। तो हमारा दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। यानी कि उनमें जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो सृजनात्मकता है, उनमें जो क्रिएटिवनेस है, वो उसका पोषण कराता है। कौन सा, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए जो व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण। प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, अच्छी शिक्षा के लिए, देखिए जो शिक्षक होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि उसको अच्छी शिक्षा दे अपने बालकों को। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, यानी कि शिक्षार्थियों को अगर क्रिएटिविटी चाहिए, उनका पोषण करना है, तो विद्यार्थियों की अंतर्जात, उनके अंदर जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निखारना, उनके अंदर कौन सी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निखारना और उनका पोषण करना, और उनको मोटिवेट करना, उनको प्रश्न पूछने के लिए तत्पर करना, उनको अवसर उपलब्ध कराना, उनको बताना, उनको ऐसा मोटिवेट करना कि वो प्रश्न पूछने पर तत्पर हों और प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट हों, उसके लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू गाइस। कैसा लगा आपको, फीडबैक हमें ज़रूर दें, कैसा लगा आपको ये। और इसमें हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी पड़ती हैं। तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कि कैसा आपको लगा। और इसके बाद जो आगे आएंगे, जैसे कि EVS हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा और धीरे धीरे। तो आप इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और आप खुद इस पर ही डिपेंड मत होइए, आप खुद भी इसको देखकर और प्रैक्टिस करिए। आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बस 20 या 25 दिन बचे हुए हैं। तो बस इन अंतिम दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बताऊंगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।